हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे जो कि लद्दाख पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आ चुके हैं। तो आज हम कुछ और एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15 तक मैंने आपको बता दिए थे, नेक्स्ट 15 आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती थी, इसमें एक ऑब्जेक्टिव आया था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन से हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस 3 ही है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। ठीक है, बाकी जो है उनको हम कॉन्सेप्ट्स बोलिए, एजम्पशंस बोलिए हैं, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल 3 ही है। मैंने इनके बारे में आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि इनके रिलेटेड डिस्क्लोजर देना पड़ता है अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इनको फॉलो करते हो अपने बुक्स में, देन डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमारी अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, 15 तक जाते हैं, 16 भी है। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं ना जिनके जो बेस बन जाती है किसी चीज़ की, तो वो ये 3 है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। ये 3 हमें बोले जाते हैं, ये फंडामेंटल है। ठीक है, बाकी जो है वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। बाकी आप देखोगे फॉलो होते भी होंगे, नहीं भी होंगे। अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते तो कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर आप ये तीनों फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये फॉलो नहीं किया। ओके, तो 3 ही है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। एक और यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं ना, वो किसके बराबर होते हैं। मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन हमें आया था, परचेजेस हमें उसमें बतानी थी। ठीक है, यहीं पे आपको शो कर देती हूँ, एक सेकंड, अगर मुझे वो मिला वो क्वेश्चन जिसमें हमें देखो ये हमने सारा किया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन था जिसमें आपको ये बताना था कि परचेजेस का अमाउंट। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, इसकी फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसके बराबर होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे दे के था वैसे इस क्वेश्चन में मैंने इसके जरिए क्या निकाला था, मैंने आपको बोला था ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें क्या बोला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मीन्स आपके पास ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों होने चाहिए, एंड सीओजी भी होगे आपके पास होना चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट परचेज। देखो अगर हम इस फॉर्मूला से, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी सीओजी, इसे कैलकुलेट करेंगे परचेजेस को। देखो ओपनिंग स्टॉक तो मुझे दे के है 10,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 10,000 रुपीज़। ठीक है, प्लस परचेजेस पता नहीं है तो ऐसे ही लिखूंगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे दे के था जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 8,000 रुपीज़ है। ठीक है, एंड मेरा जो सीओजी है वो भी दे के है 80,000 रुपीज़। ठीक है, तो आपकी जो फॉर्मूला बनेगी दैट इज 80,000 इक्वल टू 10,000 प्लस परचेजेस जो मुझे निकालने हैं वो ऐसे ही रखूंगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि 8,000 रुपीज़ है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला के थ्रू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो क्या अपने परचेजेस को। ठीक है, एक सेकेंड, तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला समझाई है, तो अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू करोगे तो देन आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज 78। जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था फॉर्मेट के थ्रू वैसे करो, आप ऐसे करो, आपका जो आंसर है एक ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बताना देना चाहती थी। तो अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जो हमें आज पढ़ना है। आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक है, अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ अ क्लब विल बी टेकन टू, अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, एक सेकेंड, अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ अ क्लब विल बी टेकन टू। ठीक है, देखो आपने फर्नीचर को सेल किया है। ठीक है, सेल किया और आपको क्या आया है, प्रॉफिट, लेकिन किसने सेल किया है, क्लब। अब ये क्लब जो है ना, इसको एनपीओ में रखा गया है, मीन्स इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। अब अगर एनपीओ अपना फर्नीचर सेल करती है, ठीक है, और इसको प्रॉफिट आ रहा है, तो आप किस में दिखाओगे इस चीज़ को, तो सीधी सी बात है वहाँ पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे शो करेंगे हम इसको। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ये प्रॉफिट शो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है। एनपीओ में क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन द, क्लोजिंग स्टॉक आप किस में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कहाँ पे करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है, नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, यस।
बैलेंस शीट ओनली, हाँ बैलेंस शीट में तो करते लेकिन ओनली लिखा है तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में समझाया था ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे, उसमें मैंने दिखाया था यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, एंड एक और जगह आता है आपका क्लोजिंग, दैट इज योर बैलेंस शीट। तो इन दोनों में ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अगर इस तरीके से ऑप्शन आपके पास होता कि यहाँ पे होता ये मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला ऑप्शन अगर नहीं होता देन होता बैलेंस शीट ओनली, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओनली का मतलब होता है कि खाली बैलेंस शीट में नहीं, लेकिन ये दो जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और दूसरा बैलेंस शीट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, अगर ऐसे होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑप्शन मान लो नहीं होता, दूसरा होता बैलेंस शीट ओनली नहीं लिखा होता, एंड तीसरा होता नन ऑफ द, देन इसमें आता फिर बैलेंस शीट। ओके, बट ओनली लिखा है तो ये नहीं आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पे लिखा है द एक्सेस ऑफ क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड इंडिकेट। अगर आपको याद होगा दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बोला था इनकम है, यहाँ से मैंने बोला था एक्सपेंसेस होते हैं, और ये आपका डेबिट साइड है, आपका क्रेडिट साइड। अगर आप यहाँ से इनकम लिखते हो और ये वाला साइड ज़्यादा है, ठीक है, यानी आपके इनकम ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम है, तो बताओ मुझे ये क्या शो करेगा फिर आपको। द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड इंडिकेट, उससे आपको क्या पता चलता है। मीन्स अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि मेरे पास जो टोटल इनकम है, ठीक है, इनकम जो है यहाँ पे वो 100 रुपीज़ है और जो मैं खर्चा है वो 50 रुपीज़ है, और जब मैं ऐसे करूँगी 100 माइनस 50 तो मेरे पास 50 बच रहा है। तो ये 50 क्या है, फ़ायदा है ना आपके लिए, इसको बोला जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है आपका इसका आंसर, प्रॉफिट इसको बोला जाता है। ये सिंपल सी बात है, अगर आपकी जेब में 100 रुपीज़ है और आपको खर्चे हुए खाली 50, तो बचा कितना 50, तो 50 इज योर प्रॉफिट। ठीक है, टोटल खर्चे में मतलब जितनी भी इनकम आपने कमाई थी उसमें से जब आपका खर्चा निकालते हो तो उसको हम जो बचता है उसको प्रॉफिट कहा जाता है। तो आपका जो क्रेडिट साइड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, अगर वो वाला साइड बड़ा है तो जो बैलेंस निकल के आते हैं उसको प्रॉफिट कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आपका डेबिट साइड बड़ा होगा तो लॉस निकल के आएगा। डेबिट मीन्स आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस है ये। ठीक है, लेकिन हमारा क्रेडिट पूछा गया है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन द परफेक्ट आंसर इज प्रॉफिट। ओके, ये इजी क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ी होगी ऑलरेडी उनको ये आराम से मतलब समझ में आते होंगे कि ये क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, स्टिल मैं आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से ये है वो है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव। देखो आपको पता है जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो एक डीड बनती है। ठीक है, डीड सिंपली एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग टू पार्टनरशिप जो होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, अब अगर पार्टनर्स, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये भी बता दूं, डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। अगर आप एक पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना चाहते बिटवीन पार्टनर तो उनको मतलब रिलैक्सेशन दी गई है तो वो नहीं बना सकते, स्टिल वो बिजनेस चला सकते हैं पार्टनरशिप का। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि अगर आप लोगों ने डीड नहीं बनाई है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डीड का मतलब होता है आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं मिलता है। अब हर एक चीज़ के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान है। अगर आप डीड नहीं बनाते हो तो कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने डीड बनाई है, एक एग्रीमेंट बनाया और उस पर सारी चीज़ें लिखी गई है, लास्ट में सिग्नेचर वगैरह सब पार्टनर्स के हैं, तो सारी जो चीज़ें उसमें लिखी गई होंगी वो सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं मिलेगा। तो उनको नहीं मिलता है, हम देखेंगे यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी उनको क्योंकि डीड है ही नहीं, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो इसका राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर को। मीन्स जब आप कल पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर कोई पार्टनर बोल रहा है कि मुझे सैलरी दे दो क्योंकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ बिजनेस में, नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी डीड साइलेंट है या एब्सेंस ऑफ डीड है, आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट इसके रिलेटेड नहीं बनाया था। ठीक है, तो ना ही कमीशन मिलता है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। मीन्स ये सारी चीज़ें अगर आपको लेनी है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एक डीड बनानी पड़ेगी। तो इसका डी इज राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस ब्रॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है, सिंपल सी ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि मिस्टर एक्स जो है इससे मैंने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे।
आपने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे। पिछले मतलब जो मैंने प्रीवियस वीडियोस दिए थे उसमें मैंने समझाया था कि आप कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, कैसे आपको पता चलेगा इसमें कौन से 2 अकाउंट हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को देखूंगी जो मैंने गुड्स खरीदे हैं किससे, मिस्टर एक्स से, तो मिस्टर एक्स मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और दूसरा कौन सा अकाउंट है, क्योंकि गुड्स खरीदे गए, और मैंने आपको बोला था जब आप गुड्स खरीदते हम परचेजेस का नाम लेते हैं, राइट। और परचेज मेरा कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नाउ फिर मैंने आपको रूल समझाया था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और फिर मैंने आपको नॉमिनल का भी रूल समझाया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और ये भी समझाया था परचेजेस योर एक्सपेंसेस, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब आप गुड्स खरीदोगे क्रेडिट पे किस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, ठीक है, किस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो अगर आप देखोगे ना मिस्टर एक्स, क्या ये डेबिट द रिसीवर बन रहा है कि गिवर बन रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है ये तो गिवर बन रहा है, तो डेफिनेटली मिस्टर एक्स ही क्रेडिट हो जाएगा। एंड परचेजेस योर एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन बनेगी या जिसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री बनेगी, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, दिस इज द जर्नल एंट्री, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, दिस इज द लिटिल बिट फॉर्मेट, ऐसे ही लिखा जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय, तो इसको इम्प्लीमेंट किया था कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटिंग, CGA इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन, CGA, इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, CGA। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज CGA, जो मैंने आपको बोला था, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज द राइट ऑप्शन, यानी बी वाला ऑप्शन। Which of the following item will be shown on debit side of debtors account, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ डेटर्स अकाउंट में आप क्या दिखाते हो, पहले मैं आपको अकाउंट बना के देती हूँ, ठीक है। मान लो ये एक डेटर का अकाउंट है, लेजर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मान लो मिस्टर ए का है, ये इसका डेबिट होता है, इसका क्रेडिट होता है, ठीक है। जो भी आप इससे खरीदते हो ना, जैसे जितनी भी सेल्स इससे ली जाती है या डिस्काउंट, सारा यहाँ से लिखा जाता है, और जो भी पेमेंट्स वगैरह इसको की जाती है तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग। ये इसने लिखा है कि डेबिट साइड से आप कौन सा, इनमें से कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा डेबिट साइड आता है, कहाँ पे, डेटर्स अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आप डिस्काउंट रिसीव्ड यानी डेटर जब आपको डिस्काउंट देता है, क्या ये आता है इसमें, रिटर्न इनवर्ड्स डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट सेल्स, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, एक सेकेंड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिटर्न इनवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट। देखो डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब होता है जब आप डिस्काउंट रिसीव करोगे, मीन्स जब आप किसी को सेल करोगे ना, तो तब आप मुझे बताओ, तब आप डिस्काउंट रिसीव करोगे या डिस्काउंट अलाउ करोगे। कॉमन सेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब होता है आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। मतलब जब मैं किसी चीज़ को परचेज करने के लिए गई तो वहाँ से मुझे डिस्काउंट मिला, तो इसका तो सेल्स के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि डेटर इज ऑलवेज रिलेटेड टू सेल्स। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि डेटर हमेशा सेल्स के साथ रिलेटेड होता है, और डिस्काउंट रिसीव तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये परचेजेस की टर्म है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव आप तभी करते हो जब परचेजेस होंगी, यानी जब आपने क्रेडिट में परचेजेस की होगी या कैश में करते हो, तब आपको अगर डिस्काउंट मिलेगा दैट इज डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप मुझे डिस्काउंट मिलता है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है कि जब आप, एक सेकेंड, हाँ जी, तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सिंपली सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब है मैंने ए को कुछ सामान सेल किया था और ए ने क्या किया, कुछ दिनों के बाद या उसी दिन मेरा कुछ सामान रिटर्न कर दिया मुझे, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल सी बात है, जब भी हम शॉप पे चले जाते हैं, अगर हमें, जैसे मैंने खरीद तो लिया, ठीक है, मैंने तो सेल तो कर दी, मैंने कस्टमर को तो सेल कर दी, ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद वो कस्टमर वापस आता है और मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस देता है। रीज़न हो सकता है मे बी उसको क्वालिटी इशू आ गया हो, उसको प्राइस ज़्यादा लगा हो, ठीक है, या कोई भी इशू आता है उनको, तो वो हमें वापस करते हैं वो प्रोडक्ट्स।
सारा नहीं कहता लेकिन कुछ देते हैं वापस, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इसी तरीके से बिजनेस में भी ये नॉर्मल थिंग है। जब आपने सेल की, जब आपने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट भेजा, अगर वो उसको पसंद नहीं आ रहा है या जो उसने मंगवाया था वो उसके हिसाब से नहीं है, क्वालिटी इशू आ रहा है, प्राइस ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, या कलर में कोई चेंज है, तो वो रिटर्न करते हैं वो प्रोडक्ट हमें, तो उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इन वर्ड। ओके, तो ये भी नहीं आता क्योंकि इसके लिए एक अलग सा अकाउंट ओपन किया गया और डिस्काउंट अलाउड होता है जब डेटर आपको डिस्काउंट देगा। दिस टर्म इज रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है, ये है क्योंकि जब मैंने सेल की, ठीक है, जो खरीदने वाला होगा वो मुझसे डिस्काउंट अब मांगेगा। अगर मैं आपको सेल कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ मैं आपको 100 में कोई चीज़ दूंगी, आप मुझे बोले नहीं मुझे डिस्काउंट दे दो, तो मैंने आपको दे दिया 60 रुपीज़, मैंने आपको बोला आप मुझे पे कर दो और 40 रुपीज़ आपको डिस्काउंट, तो यहाँ पे मैंने ही आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे मैंने, तो ये मेरे लिए नुकसान होता है डिस्काउंट अलाउड, तो ये सेल्स के रिलेटेड टर्म है, लेकिन ये भी इसमें नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्रेडिट सेल्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि डेटर्स रिलेटेड टू सेल्स होते हैं, एंड कौन सी सेल्स, वो क्रेडिट सेल्स, क्योंकि कैश सेल्स में तो डेटर्स आते ही नहीं है। जब मैंने पेमेंट उसी टाइम कर दी तो डेटर तो आएगा ही नहीं बिजनेस में, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रेडिट सेल्स। The dash accounting system provides a system of checks and balances, ठीक है, द डैश अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो हमें चेक करके भी देता है और बैलेंसेस भी बताता है। फाइनेंशियल एंट्री, सिंगल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि यही तो फॉलो होता है हमारे बिजनेस में, ठीक है। फाइनेंशियल एंट्री तो कोई है ही नहीं, ट्रिपल एंट्री भी नहीं है, हाँ सिंगल एंट्री होती है, लेकिन सिंगल एंट्री भी मतलब पूरी तरीके से नहीं मानी जाती है। तो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा अकाउंटिंग में, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स इफेक्ट है, तो यही है इसका आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन अ बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप कैपिटल पे, कैपिटल मीन्स ओनर के पैसे पे, ठीक है, वो पैसा जो ओनर है, अगर आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो बिजनेस के लिए, वो चीज़ क्या है, मीन्स मेरा पैसा है, मैंने आपके बिजनेस में डाला और आप मुझे उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपके लिए क्या बन रहा है, क्या वो आपके लिए इनकम बनेगा, एक्सपेंस बनेगा, लायबिलिटी बनेगी या एसेट बनेगी, तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक्सपेंस बनेगा, ठीक है। देखो मेरा पैसा है, ये मैं हूँ, ये आपका बिजनेस है, मैंने आपके बिजनेस में पैसे डाले जिसका मैंने नाम रखा है कैपिटल। अब आप क्या कर रहे हो कि आप मुझे उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपके लिए क्या है ये इंटरेस्ट, इनकम बन रही है, नहीं, क्योंकि आप ही तो दे रहे हो ना इसको, तो ये एक्सपेंस बन रहा है, तो ये इसका ऑप्शन है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, एक्सपेंस होता है वो बिजनेस के लिए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। आपको ये सीक्वेंस में बताने पड़ेंगे, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। इसने लिखा है पहले ट्रायल बैलेंस, नहीं, इसने लिखा है उसके बाद जर्नल एंट्री, हाँ सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, एंड उसके बाद होता है हमारा बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, एंड लास्ट में बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये आएगा, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज, तो ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पहले अब मैंने आपको बोला क्लासिफिकेशन, पहले रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन में ही फिर बैलेंसिंग होती है, और बैलेंसिंग के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है, देन योर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला डी, जो ये थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये है इसका, क्योंकि यही है सेकंड, हाँ, उसके बाद IV, हाँ, उसके बाद थर्ड, हाँ, ये तो इसके बाद ये, तो ये दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये थे वो कुछ MCQ जो मैंने बोले थे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये लद्दाख पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो या आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी, ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। Allah Hafiz, and join our Telegram channel for more MCQs. Allah Hafiz.